100 डेज बिल्ड हाउस स्विमिंग पूल। रामनगर नाम के गांव में पटवारी नाम का व्यक्ति एक स्विमिंग पूल चलाता था। क्योंकि वो अपने स्विमिंग पूल को बहुत अच्छी तरह मेंटेन करता था और साफ सुथरा रखता था, लोग अपने बच्चों को उसके स्विमिंग पूल में भेजते थे। यूं उसका बिजनेस खूब अच्छा चलने लगा। ये सब देखकर उसी गांव के कॉन्ट्रैक्टर पांडे की नजर इसके स्विमिंग पूल पर पड़ी। तब से वो पटवारी को परेशान करने के लिए कोई ना कोई चेकिंग के बहाने अफसरों को भेजता रहता था। एक दिन पांडे उस जमीन के मालिक के साथ पटवारी के पास आया। अरे क्यों भाया पटवारी, सुना है कि तुम बहुत परेशान हो। सुना है कि सरकारी अफसर तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। भाई कह रहे थे कि वो हर रोज आते हैं, तुम्हारे स्विमिंग पूल के पानी को टेस्ट करने ले जाते हैं। क्यों, ये सच है क्या? अरे क्या बताएं भैया, अरे होते हैं कुछ निकम्मे बेकार कामचोर जिनके पास और कोई काम ही नहीं है, वो लोमड़ी की तरह ऐसे काम करते हैं। ये भी ऐसा ही है। अरे बिल्कुल ठीक कहा भाया। अरे मैं हूँ ही लोमड़ी। मैं तो शिकार की तलाश में रहता हूँ। अरे भाई जरूरत पड़ी तो मैं पानी में मगर की तरह बदल जाता हूँ। एक काम करो भाया, तुम चुपचाप बड़े इज्जत के साथ प्यार के साथ ये स्विमिंग पूल मुझे दे दो और यहाँ से चले जाओ। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। देखो भैया, मेरा इस जमीन के साथ 5 साल का एग्रीमेंट और है। तुम 5 साल बाद आओ, तब बात करेंगे। भाई देखो भैया, तुम बड़ों से पंगे लेने की क्या जरूरत है? मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। मैं सोचता हूँ कि ये जमीन मैं पांडे जी को बेच दूं। जो भी हो बहुत जल्दी सोचो और अपना फैसला सुनाओ। अगर ये जमीन इनके हाथ चली गई तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे। कह देता हूँ। कहकर चला गया। उस दिन रात को पटवारी ने ये सब बातें अपने दोस्त अमित को बताई। ये सब सुनकर अमित, अरे यार, यूं समझो कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। तुम तुरंत उस स्विमिंग पूल को खाली कर दो और उस जमीन के मालिक से 100 दिन का टाइम ले लो, तब तक तुम्हारा घर बना लेंगे। अरे यार, मैं स्विमिंग पूल की बात कर रहा हूँ और तुम घर बनाने की बात कर रहे हो। अमित, अरे वही यार, वैसे भी तू अपने जमीन पर घर बनाना चाहता है ना, वहीं पर लगे हाथ स्विमिंग पूल बना देते हैं, फिर लोगों को यहाँ लाकर उनसे स्विमिंग कराते हैं। बस यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर क्या 100 दिनों में ये स्विमिंग पूल बन जाएगा? क्यों ना मैं ज्यादा टाइम मांग लूं। अरे कोई जरूरत नहीं है यार, 100 डेज में मैं तुम्हें घर और स्विमिंग पूल बनाकर दे दूंगा। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। तब पटवारी जमीन के मालिक के पास गया और उससे 100 दिन की मोहलत मांगी। ये बात सुनकर पांडे और उस जमीन का मालिक दोनों बहुत खुश हुए। उसके बाद अमित कुछ लोगों के साथ मिलकर पटवारी की जमीन में घर और स्विमिंग पूल बनाने लगा। बीच बीच में पटवारी से सलाह लेते हुए स्विमिंग पूल उसे जैसे चाहिए वैसे बनाने लगा। ये सब अमित की देखरेख में हो रहा था। यूं 100 दिन के अंदर अंदर अमित ने स्विमिंग पूल और घर दोनों बहुत ही बढ़िया बनाया। ये देखकर पटवारी बहुत खुश हुआ। उसके बाद पटवारी पुराने स्विमिंग पूल के मालिक के पास जाकर उसके कागजात लौटा दिए। अगले दिन से लोग स्विमिंग पूल ना जाकर पटवारी के घर जाने लगे। पटवारी लोगों को अपने ही घर में स्विमिंग सिखाने लगा। जब पांडे ने देखा कि उसके स्विमिंग पूल के पास कोई नहीं आ रहा, उसने अपने आदमी को भेजा और पता लगाने को कहा कि हो क्या रहा है। उसने लोगों को पटवारी के घर जाकर स्विमिंग करते हुए देखा। तो उसने यही बात जाकर पांडे को बताया। पांडे ने अफसरों को यही बात बताई और उन्हें लेकर पटवारी के स्विमिंग पूल घर में गया। वहाँ पटवारी और अमित बैठे थे। तभी एक अफसर आया वहाँ पर। हेलो मिस्टर, क्या स्विमिंग पूल चलाने का परमिशन है तुम्हारे पास? जरा डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, वरना तुम्हारे स्विमिंग पूल को अभी बंद करते हैं।
अरे सर, जरा ध्यान से देखिए, ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये घर है। और जानते हैं ये सब कौन है? ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, यही आसपास रहते हैं। वे सब हर रोज आकर यहाँ तैराकी करते रहते हैं मजे से। वैसे हमारे घर में उनके स्विमिंग करने से हमें तो कोई परेशानी नहीं हो रही। आपको क्यों हो रही है सर? अगर आपको कोई चेकिंग वेकिंग करना ही है तो कमर्शियली स्विमिंग पूल जो चला रहे हैं पांडे जी, आप उनसे जाकर क्यों नहीं पूछते? उनके पास आपको सब कुछ मिलेगा एकदम पक्का। ये बात सुनकर लाचार होकर अफसर वहां से चले गए। ये देखकर पटवारी बहुत खुश हुआ। इतना ही नहीं, 100 दिन के अंदर अंदर अपना घर और स्विमिंग पूल बना के देने के लिए उसने अमित का धन्यवाद भी किया। प्रिमिटिव बैम्बू हाउस। एक गांव में ईश्वरचंद नाम का एक बहुत बड़ा धनवान रहता था। वो बहुत सारे लोगों को गुप्त दान करता रहता था। एक दिन ईश्वरचंद के घर एक साधु आया। उस साधु को देखकर ईश्वरचंद ने प्रणाम किया। स्वामी जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आज आपके चरण मेरे घर में पड़े हैं और आपने मुझे सेवा का मौका दिया। कृपया आप हमारे घर भोजन ग्रहण करें और फिर जाएं। साधु खाने बैठा। ईश्वरचंद साधु को खुद परोसने लगा। साधु भोजन कर रहा था और ईश्वरचंद उन्हें पंखा करते हुए, स्वामी जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने सब मोह माया को त्याग दिया और आप सन्यासी हो गए। मैंने बहुत कोशिश की पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ स्वामी जी। साधु को बहुत गुस्सा आया। क्या तुम सन्यासी बनना चाहते हो? सुनकर हंसी आती है। ऐसे ऐशो आराम को छोड़कर तुम सन्यासी बनना चाहते हो? इससे बद्दा मजाक कोई कर नहीं सकता। सच कहता हूँ स्वामी जी, मुझे इस ऐशो आराम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ स्वामी जी, पर इन मोह माया से मुझे मुक्ति ही नहीं मिलती। जब मेरी किस्मत में ये सुख सुविधाएं सब लिखी हैं, तो उनका तो अनुभव करना ही होगा ना स्वामी जी। तब साधु गुस्से में, तुम अपने मतलब के लिए भगवान का क्यों नाम लेते हो? अगर वाकई तुम इस भोग विलास से दूर जाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ तुरंत, तब मैं मानूंगा कि तुम सच कह रहे हो। जरूर स्वामी जी, आप मुझे अपना शिष्य बना लें। इस तरह ईश्वरचंद भी उस साधु के साथ पैदल चलने लगा। वे दोनों जंगल के रास्ते जाने लगे कि तभी उनके सामने एक महंगी कार आई। उस कार में से एक व्यक्ति उतरा और ईश्वरचंद को प्रणाम करते हुए, मालिक, ये क्या, आप पैदल क्यों जा रहे हैं? आप बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़कर जाता हूँ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे याद नहीं पड़ता कि हम पहले कभी मिले हैं। साहब, मेरा नाम सारथी है। हो सकता है कि आप मुझे ना जानते हों, पर आज मैं जो कुछ हूँ वो आप ही की वजह से हूँ। मैं संन्यास लेकर तपस्या करने के लिए नैमिषावन जा रहा हूँ। यूं कहकर ईश्वरचंद साधु के साथ आगे बढ़ने लगा। तब सारथी ने किसी को फोन लगाया और कुछ कहा। साधु और ईश्वरचंद मिलकर जंगल में पहुंच गए। वहां कुछ लोग इन दोनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां उन लोगों को देखकर साधु और ईश्वरचंद दोनों हैरान रह गए। उन लोगों में से एक, सर, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें खबर मिली कि आप तपस्या करने यहाँ आ रहे हैं। आपकी सेवा करने का मौका हमें दीजिए। हमसे जो हुआ हमने सारा बंदोबस्त किया है ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। ईश्वरचंद ने चारों ओर नजर घुमाया। वहां 2 पेड़ों के बीच में बड़े बड़े बांस के घर बने हुए थे। घर तक पहुंचने के लिए रस्सी के बने हुए सीढ़ियां थीं। उस पेड़ के नीचे बांस के बने हुए गाड़ियां थीं। एक जगह पर तपस्या करने के लिए जगह को साफ करके रखा हुआ था। ईश्वरचंद ने उन्हें कई तरह से समझाया कि वो लोग वहां से चले जाएं, पर वो नहीं माने। उनमें से एक व्यक्ति ईश्वरचंद को हर रोज सवेरे नदी तक अपने बैम्बू कार में ले जाता और वापस ले आता। एक और व्यक्ति जंगल से फल और लकड़ियां तोड़कर ले आता था। वो इन दोनों के लिए खाना बनाता था।
जब ईश्वर चंद तपस्या करने बैठता तो तीसरा व्यक्ति उन्हें पंखा करता रहता था। रात को जब ईश्वर चंद बैम्बू हाउस में सोता तब वो चौथा व्यक्ति उनके पैर दबाता रहता था रात भर। यूं कुछ समय बीत गया। साधु ये देखना चाहता था कि ये सेवा और कितने दिन तक चलता है। कई महीने बीत गए लेकिन ये चारों वहां से टस से मस नहीं हुए। तुमने सच कहा था, अगर हमारी किस्मत में भोग विलास लिखा हो तो उनका पूरी तरह अनुभव करना ही उचित है। ये बात इन लोगों ने साबित कर दिया। तुमने अपनी जिंदगी में जो गुप्त दान किए हैं उसी का फल तुम्हें ये मिल रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ साथ इन चारों को भी इस जंगल में परेशानी हो। तुम अपने घर लौट जाओ और अपने सारे काम संभाल लो। तुम्हें जब भी मौका मिले मेरे पास आते रहना। और हाँ, एक और बात, ये बांस के घर जो पेड़ में बने हुए हैं ये जंगली जानवरों से हमारी रक्षा करते हैं। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं इस घर में रह सकता हूँ? जरूर स्वामी। यूं हफ्ते में एक बार साधु से मिलने ईश्वर चंद बैम्बू व्हीकल्स में जंगल आता था। तब दोनों उस बैम्बू हाउस में बैठकर आध्यात्मिक बातें करते रहते थे।